बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा रनिंग टॉपिक एंजाइम है और इसमें अब हमने नेक्स्ट देखना है एंजाइम एग्जिस्टेंस। एंजाइम्स एग्जिस्टेंस। एंजाइम याद रखिएगा टू मेजर फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। नंबर वन, इसमें आपने रेफरेंस देना होगा किसका, एपो एंजाइम, और फिर नंबर टू इसमें आ जाएगा आपके पास, दैट इज हॉलो एंजाइम्स। हॉलो एंजाइम्स, एपो एंजाइम्स एंड हॉलो एंजाइम। सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, एपो एंजाइम। यानी एपो एंजाइम के बारे में मालूम हो आपको कि एंजाइम विदाउट कोफैक्टर, एंजाइम विदाउट कोफैक्टर क्या कहलाएगा, एपो एंजाइम कहलाएगा। या आप कह सकते हो एंजाइम केमिकली क्या है, प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन पार्ट, और ये विदाउट नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट, इसको आप क्या कहोगे, एपो एंजाइम का नाम दोगे। और फिर याद रखिएगा ये एंजाइम जो होता है बेसिकली क्या होता है, इसे आप इनकम्प्लीट एंजाइम का नाम दे सकते हैं। इनकम्प्लीट क्यों कह रहे हैं कि ज़्यादा ये कैटालिटिक एक्टिविटी तो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो लिहाजा आप इसको इनकम्प्लीट एंजाइम का नाम दे सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव किसके लिए, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन के लिए क्या होगा, इनएक्टिव होगा एंजाइम। लिहाजा आप इनएक्टिव होने की वजह से इसको स्पेसिफिकली क्या कहोगे, इसको आप इन एक्टिवेटेड एंजाइम का नाम दोगे। ये इनएक्टिवेटेड एंजाइम कहलाता है क्योंकि ये कैन नॉट स्टार्ट a केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता। तो आपने देखा बच्चों कि एंजाइम की एग्जिस्टेंस टू मेजर फॉर्म्स में, एपो एंजाइम एंड हॉलो एंजाइम। एपो एंजाइम के बारे में हमने क्या बताया कि एंजाइम विदाउट कोफैक्टर, और इसी तरह से एंजाइम केमिकली क्या है, प्रोटीन पार्ट विदाउट नॉन प्रोटीन पार्ट। यानी नॉन प्रोटीन क्या होगा आपके पास, कोफैक्टर्स होते हैं। इसी तरह से ये क्या कहलाता है, इनकम्प्लीट एंजाइम कहलाता है क्योंकि ये कोफैक्टर के बगैर वर्क नहीं करता है, इनएक्टिव होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, और इसीलिए इसको आप क्या कहोगे, इनएक्टिवेटेड एंजाइम का नाम देते हो। क्योंकि फिर इसके बाद देखिए कि कैन नॉट स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, तो इसको हम क्या कहेंगे, एपो एंजाइम। उसके बाद नेक्स्ट आपने किसके बारे में बताना है, हॉलो एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम in the presence of cofactor, एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ कोफैक्टर को आप क्या कहोगे, हॉलो एंजाइम का नाम दोगे। ये आप कह सकते हो क्या होता है, ये इसको आप कंप्लीट एंजाइम का नाम दे सकते हो, ये कंप्लीट एंजाइम होता है। और याद रखना बच्चों कि ये एक्टिव होगा, एक्टिव होगा। रीज़न यह है कि कैरिंग आउट किस चीज़ को कैरिंग आउट करेगा, ये आप याद रखना कि ये केमिकल रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को एक्टिव होगा और कैरी करेगा किस चीज़ को, केमिकल रिएक्शन को। इसको हम कह सकते हैं इस तरह से भी कि एंजाइम केमिकली, अभी आपको बताया था क्या होते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं
और फिर उसके साथ प्लस विद एडिशन किस चीज़ की होती है इसमें, को फैक्टर, यानी ये प्रोटीन और को फैक्टर क्या होगा इसके साथ, अटैच्ड को फैक्टर कहलाएगा, प्रोटीन प्लस को फैक्टर। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि इनको हम क्या कहेंगे, दिस आर कॉल्ड व्हाट, हॉलो एंजाइम। तो इस तरह ये एक्टिव एंजाइम के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए और इनएक्टिव एंजाइम के बारे में आपको ये क्लियर होना चाहिए। अकरेंस ऑफ एंजाइम्स, अकरेंस ऑफ एंजाइम्स। अब याद रखिए कि अकरेंस के हिसाब से एंजाइम्स जो होते हैं दे आर वेरी इन देयर एग्जिस्टेंस, यानी ये वेरी करते हैं कि एक मुख्त एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, हम कह सकते हैं वेरी इन देयर एग्जिस्टेंस। और इस तरह जैसे एग्जांपल के तौर पर जो बहुत से एंजाइम्स हैं, मैनी एंजाइम, बहुत से एंजाइम बच्चों ऐसे होते हैं जो कि डिसॉल्व होते हैं इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व होते हैं। बहुत से रिएक्शन आपको पता है सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं, तो मेनी एंजाइम्स आर देयर व्हिच आर डिसॉल्व इन साइटोप्लाज्म। इसी तरह से जो दूसरे एंजाइम्स होते हैं, अदर एंजाइम्स, ये दूसरे जो एंजाइम्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। किसके साथ बॉन्डेड होते हैं, सब सेलुलर पार्ट्स के साथ। सब सेलुलर पार्ट्स क्या होते हैं, सब सेलुलर पार्ट्स, यानी किसकी बात हो रही है, ऑर्गेनेल्स की बात हो रही है। डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के साथ ही क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं एंजाइम। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें ऑर्गेनेल्स में आप किसका रेफरेंस देते हो, ये माइटोकॉन्ड्रिया और इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट वगैरह, ये सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स होती है। जैसे इनमें अब आप देखें कि यहाँ पे आपके सामने क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है और यहाँ पे क्या आपके पास क्लोरोप्लास्ट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में याद रखना कि एंजाइम्स स्पेसिफिकली कौन से एंजाइम्स, वो एंजाइम्स जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ लिंक्ड होंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर्ड होंगे, ये कहाँ पर होंगे, इन माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम होंगे दे आर इन माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। और इसी तरह से अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो एंजाइम्स होंगे ये कहाँ पर होंगे, इन द क्लोरोप्लास्ट होंगे। इसी तरह से अगर हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम्स, यहाँ पे याद रखिएगा जो एंजाइम्स होंगे जो कि राइबोसोम्स में होंगे दे आर एसोसिएटेड फॉर, किसके साथ एसोसिएटेड होंगे, एंजाइम्स जो राइबोसोम में होंगे दे आर एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस के साथ एसोसिएटेड होंगे। तो बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए कि अकरेंस के हिसाब से दे आर वेरी इन देयर एग्जिस्टेंस, many enzymes are dissolved in cytoplasm, others are bonded with subcellular parts यानी ऑर्गेनेलीज के साथ। जैसे आपको एग्जांपल दी गई है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑब्वियसली इसके एंजाइम एसोसिएटेड किसके साथ होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। और फिर ये क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड अगर हम बात करें इसके एंजाइम कहाँ होंगे, क्लोरोप्लास्ट। और राइबोसोम के अंदर जो एंजाइम है, राइबोजाइम जिसका आप रेफरेंस देते हो, दे आर एसोसिएटेड विद द प्रोटीन सिंथेसिस। का मतलब ये होता है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर नियर द साइट ऑफ देयर एक्शन, जहाँ पे उनका एक्शन होता है उस एक्शन के बिल्कुल करीब ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ये भी बड़े अहम पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर होना चाहिए। अक्सर ये भी क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है। जैसे एपो एंजाइम, हॉरल एंजाइम की एग्जांपल दी गई, इनमें से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है इसमें एक्टिव एंजाइम कौन सा है, इनएक्टिव एंजाइम कौन सा है, नॉन प्रोटीन पार्ट किस में होता है, किस में नॉन प्रोटीन पार्ट को इनडायरेक्टली क्या कहेंगे, को फैक्टर कहेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आपसे कहा जाए नॉन प्रोटीन पार्ट, ज़रूरी नहीं है कि आपसे कहा जाए को फैक्टर। अब को फैक्टर की टाइप्स हैं, इनऑर्गेनिक आयंस आ जाएंगे उसमें, फिर उसके बाद क्या आते हैं उसमें आ जाता है जनाब को एंजाइम्स आ जाते हैं, तीसरी क्या आ जाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप आ जाता है। तो इनडायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन पार्ट यानी एंजाइम विदाउट
अब को फैक्टर नहीं कह रहे, नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, विदाउट को एंजाइम, बात तो वही आ गई। इसी तरह से अगर कहा जाता है प्रोटीन पार्ट यानी एंजाइम विदाउट प्रोस्थेटिक ग्रुप, बात वही आ जाती है। इसी तरह तीसरा क्या है कि प्रोटीन पार्ट विदाउट इनऑर्गेनिक आइंस, विदाउट एक्टिवेटर, क्या होगा, ये इस तरह से आपको विदाउट की बात आ रही है तो आपको मालूम होना चाहिए वो कौन से होते हैं, दे आर एपो एंजाइम्स। और हॉलो एंजाइम्स क्या होते हैं, एक्टिव एंजाइम्स होते हैं। एक्टिव एंजाइम किसको कहते हैं, यानी कंप्लीट एंजाइम्स को कहते हैं, जो कि कैरी आउट करते हैं अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी, केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट कर सकते हैं। क्यों कहते हैं, प्रोटीन पार्ट विद प्लस नॉन प्रोटीन, यानी बाउंड होती है किसके साथ, इसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे वो परमानेंट हो, डिपेंड करता है आप किसकी बात कर रहे हैं। सो इसके लिए मेंटली तौर पर आपको रेडी होना चाहिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है और इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है। अब हम देखते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होता है। मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ये आपस में रिएक्ट नहीं करते उस वक्त जब तक उनको एक्टिवेट ना किया जाए। सो मॉलिक्यूल्स कैन नॉट रिएक्ट अनलेस दे आर एक्टिवेटेड। तो इसके लिए आप बता सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी एनर्जी क्या करती है कि एनर्जी जो होती है बेसिकली, एनर्जी की वजह से क्या होगा कि मॉलिक्यूल जो होते हैं ये रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे मॉलिक्यूल्स। तो जब हम कहते हैं कि एनर्जी जो कि वजह बने मॉलिक्यूल्स को कि वो आपस में रिएक्ट करें एक दूसरे के साथ, इसे हम क्या कहेंगे, ये कहलाएगी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इसको आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का नाम दोगे। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को आप इस तरह से एब्रीवेट कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहलाती है। तो आप देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं कि नॉन लिविंग सिस्टम की, इन नॉन लिविंग सिस्टम यानी आउटसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कह लें या नॉन लिविंग सिस्टम कह लें, इसमें हीट यूज़ होती है बेसिकली। इसमें यूज़ होती है क्या चीज़, हीट यूज़ होती है। हीट इज़ यूज्ड किसके लिए, एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी हीट को यूज़ किया जाता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के तौर पर। ये क्या करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इस हीट की वजह से बेसिकली आप ये कह सकते हो कि नंबर किस चीज़ का ऑफ इफेक्टिव, नंबर ऑफ इफेक्टिव क्या होगा, कोलिजन्स होगी। कोलिजन्स किसके दरमियान कोलिजन्स होगी, दैट इज बिटवीन मॉलिक्यूल्स, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होगी, इफेक्टिव कोलिजन्स होगी। यानी हीट किसके लिए यूज़ हो रही है कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ये क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो लिहाजा एक सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इंक्रीज़ हो रही है तो इसकी वजह से क्या होगा, कोलिजन्स होगी और उसके बाद मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे और उसके बाद क्या होंगे, रिएक्शंस होंगे। तो लिहाजा हमें ये मालूम हो नॉन लिविंग सिस्टम में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हीट को यूज़ कर रहे हैं। जबकि जब हम लिविंग सिस्टम की बात करते हैं, यानी इन लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम की अगर हम बात करें, यानी बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो होती है इसको हम कैनॉट यूज़ एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इसको हम ये नहीं यूज़ कर सकते ये लिविंग सिस्टम में हीट को एज अ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या होती है, उसकी रीज़न ये है, इसकी सबसे वाइटल रीज़न क्या होती है कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, इसमें ह्यूमन बीइंग भी शामिल है, हम क्या होते हैं, थर्मोलेबाइल, टेक्निकल टर्म इस्तेमाल होती है थर्मोलेबाइल। यार थर्मोलेबाइल का मतलब क्या होता है
कि टेम्परेचर सेंसिटिव, टेम्परेचर सेंसिटिव, टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, याद रखना। और फिर इसमें ख़ास तौर पर ये थर्मोलेबाइल क्यों है, इसकी रीज़न ये होती है, इसकी ये जो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। यानी थर्मोलेबाइल क्यों है, इसकी रीज़न क्या है आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं वे बेसिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इंतहाई सेंसिटिव होते हैं हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट। तो ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी ओवरऑल क्या है, थर्मोलेबाइल है। हमारी बॉडी के अंदर जो ख़ास किस्म की प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं ये भी क्या होते हैं, थर्मोलेबाइल होते हैं, यानी टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे सेल्स के अंदर एक रिएक्शन तो नहीं हो रहा, दो रिएक्शन तो नहीं हो रहे, हंड्रेड्स ऑफ रिएक्शंस यहाँ पे एट अ टाइम किस में हो रहे होते हैं, हमारे सेल में हो रहे होते हैं। यानी डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट आपको डाटा मिलता है, नियर अराउंड 1000 केमिकल रिएक्शन एट अ टाइम टेकिंग प्लेस इन आवर सेल्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये इतनी एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते इस मैकेनिज्म के लिए। तो लिहाजा उसकी रीज़न क्या होती है कि लिविंग सिस्टम है, लिविंग सिस्टम जो होते हैं वर्क करते हैं किस में, लिविंग सिस्टम्स ये वर्क किस में करते हैं, ये आपको मालूम हो आइसोथर्मल कंडीशंस में, वर्क इन आइसोथर्मल कंडीशंस। आइसोथर्मल कंडीशंस में क्या करते हैं, ये वर्क करते हैं। तो लिहाजा आप कह सकते हो कि नॉन लिविंग सिस्टम में तो हीट को इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के तौर पे, और उसकी वजह से नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स होती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान और रिएक्शंस होते हैं। तो हीट की कोई लिमिट नहीं है, हीट को आप जितना भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये किस में, नॉन लिविंग सिस्टम में। लिविंग सिस्टम में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को हम यूज़ नहीं कर सकते एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। रीज़न आपको क्या बताइए, उसकी रीज़न आपको बताइए कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते। ये क्या होते हैं, थर्मोलेबाइल होते हैं, यानी टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, और इनमें जो ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं वो क्या होती हैं, थर्मोलेबाइल प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते। उसमें क्या हो जाएंगे, ये डी नेचर हो सकते हैं। लिहाजा लिविंग सिस्टम के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए, ये किस में वर्क करते हैं, आइसोथर्मल कंडीशन में ये वर्क करते हैं। जैसे हम देखें, हम एंजाइम को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास जो एंजाइम है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंजाइम को। ये रिएक्ट करता है, react with reactant, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्टेंट ए के साथ ये रिएक्ट कर रहा है। एंजाइम ए रिएक्ट कर किसके साथ करता है, विद रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट ए के साथ करता है टू फॉर्म, क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपको मालूम हो को, ये इसमें ये जो रिएक्ट बता रहे हैं ना, एंजाइम ए रिएक्ट विद किसके साथ, रिएक्टेंट ए के साथ मिलकर क्या बनाएगा, AE ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्स, इसको नाम क्या देंगे, AE ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, इसको AE ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे। अब जो एनर्जी लेवल होगा, एनर्जी लेवल किसका, अब यहाँ पे एनर्जी लेवल जो होगा किसका, ये AE ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स का, ऑफ AE जो ये ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स है, AE ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स का जो एनर्जी लेवल जो होगा ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये रीच्ड, ये किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज द एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट B, दैट इज इक्वल टू एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट B, रिएक्टेंट B के इक्वल आ जाएगा। तो ये जब इसके इक्वल आएगा तो फिर उसके बाद आप क्या बताओगे कि AE कॉम्प्लेक्स जो है, यानी AE कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, ये रिएक्टेंट A और ये क्या है, एंजाइम E, ये क्या है, बेसिकली ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स है जिसको आप AE कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। ये रिएक्ट किसके साथ करेगा, रिएक्ट विद
रिएक्टेंट बी के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्टेंट बी के साथ क्या बनाएगा? टू फॉर्म, ये बनाएगा ए बी, क्या बनेगा? और उसके साथ साथ एंजाइम ए जो होगा ये इससे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। यानी रिलीज्ड एंजाइम ई जो होगा यहाँ से क्या होगा? सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो रिलीज्ड। तो आपने क्या देखा कि एंजाइम ई किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? रिएक्टेंट ए के साथ। क्या बनाता है? ए ई ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। एनर्जी लेवल जो ए ई ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स है कहाँ पहुँच जाएगा? इक्वल टू एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट बी। तो फिर ए ई कॉम्प्लेक्स रिएक्ट किसके साथ करेगा? रिएक्टेंट बी के साथ। तो क्या बनेगा उससे? ए बी, जो भी इसकी प्रोडक्ट होगी उस साथ क्या बनेगा? एंजाइम ई बन जाएगा। इसको आप किस तरह शो कर सकते हैं? आप इसको इस तरह शो कर सकते हैं, जैसे ये आपने क्या शो किया? ए रिएक्टेंट ए है प्लस इसके साथ क्या है? ये व्हाट इज दिस? एंजाइम ई है। तो इससे क्या बनेगा? ए ई कॉम्प्लेक्स, जिसको ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स का नाम भी दिया था अभी हमने। ए ई कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये रिएक्टेंट बी के साथ रिएक्ट करेगा और उसके रिजल्ट के तौर पर ए बी और प्लस क्या होगा? ई, यानी एंजाइम से क्या होगा? अलग हो जाएगा। तो इस तरह ये देखें कि हमने इसमें रेफरेंस किसका दिया आपको कि एक्टिवेशन एनर्जी है क्या। तो अभी आपने देखा बच्चों कि एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली क्या होते हैं? एनर्जी रिक्वायर्ड, ये बेसिकली किसके लिए रिक्वायर्ड होती है? ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड एंड बिगिन द रिएक्शन, और रिएक्शन को शुरू करने के लिए ये एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो एक्टिवेशन यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन किसके लिए ज़रूरी है? टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए ये रिक्वायर्ड होती है। याद रखिएगा कि विदाउट एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन तो होगा लेकिन क्या होगा? स्लो होगा और मे बी इनिशिएट ना भी हो, वो डिपेंड करता है। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिएक्शन का रेट जो होगा वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए रिएक्शन रेट ज़्यादा होने की स्पीड ऑफ रिएक्शन एक्सेलरेट कर जाती है। तो यही चीज़ हम कहते हैं एंजाइम क्या करते हैं? एज ए कैटलिस्ट speed up the chemical reaction, accelerate the chemical reaction. How? By lowering the activation energy required for that chemical reaction. क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए उसको क्या करता है? लोअर कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। तो इसको आप ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस ग्राफ में आप गौर से देखिए कि हमने वाई एक्सिस पे क्या शो किया है? फ्री एनर्जी, और एक्स एक्सिस पे हम शो कर रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन शो कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इस पॉइंट पर आप गौर कीजिए क्या है? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट शो किया गया है, और ये जो लाइन इंडिकेट कर रही है जो कि प्रोडक्ट की तरफ जा रही है, इसे हम क्या कहते हैं कि क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विद एंजाइम। ये क्या है? क्या है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विद एंजाइम है। लेकिन ये रेड लाइन से जो हमने इंडिकेट किया, ये आप गौर सकते हैं कि एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है? ये विदाउट एंजाइम है। ये क्या है? विदाउट एंजाइम। तो आप देख सकते हैं विदाउट एंजाइम एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, विद एंजाइम क्या है? एनर्जी कम रिक्वायर्ड। और ये क्या हम शो कर रहे हैं? व्हाट इज दिस? चेंज इन फ्री एनर्जी। किस चीज़ को इंडिकेट करता है? ये चेंज ऑफ फ्री एनर्जी को ये इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट आएगा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ की? ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बेसिकली आपको हम सम अप कर रहे हैं कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड एंड बिगिन द रिएक्शन। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं इंतहाई तौर पर रिड्यूस कर देते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को, जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। तो ये है क्या? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब इसके बाद हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, इसको आप मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को और क्या कहेंगे? कैटालिसिस। इसको कैटालिसिस का नाम भी देते हैं।
अब देखो बच्चों के जो एंजाइम्स हैं वो बेसिकली क्या है, 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। इनकी स्पेसिफिक शेप होती है और साथ साथ ये भी मालूम हो कि इनकी स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होती है। उसी हिसाब से ये अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो यानी हमने क्या बताया कि बेसिकली जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स ये 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। इनकी अपनी स्पेसिफिक शेप होती है और इसी तरह से इनकी अपनी स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होती है, जिसकी बेस पर ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कैटालिटिक एक्टिविटी अपनी परफॉर्म करते हैं। आपको मालूम हो कि जब ये एंजाइम से होते हैं, ये हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई से, ई फॉर व्हाट, एंजाइम। ये एंजाइम जो होते हैं ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एंजाइम। ये एंजाइम रिएक्ट करता है किसके साथ, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा और स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करने के रिजल्ट के तौर पर क्या बनाएगा, ये बेसिकली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। एंजाइम सबस्ट्रेट क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब ये बेसिकली ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होगा, ये इसमें जो ख़ास तौर पर सबस्ट्रेट है ये किस में कन्वर्ट होगा, इनटू द प्रोडक्ट। तो लिहाजा ये अभी तक जो सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट बनी है एंजाइम के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए इसको हम कहेंगे एंजाइम प्रोडक्ट, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे। फिर एट द एंड क्या होगा, एट द एंड आप देखेंगे कि जो एंजाइम है, ये एंजाइम जो होगा ये अलग हो जाएगा और फिर इससे प्रोडक्ट या फिर जो भी प्रोडक्ट्स बन रही वो क्या होंगी, इससे अलग हो जाएगी। तो ये स्कीम ऑफ बाकायदा एंजाइमेटिक मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन होता है। एंजाइम रिएक्ट विद स्पेसिफिक सबस्ट्रेट टू मेक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या होगा कि सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट होगा, इनटू द प्रोडक्ट। स्टिल प्रोडक्ट इज एसोसिएटेड विद द एंजाइम, तो इसको क्या कहोगे, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एट द एंड क्या होगा, एंजाइम यहाँ से अलग हो जाएगा और ये प्रोडक्ट से अलग हो जाएगी। अब एंजाइम जो इससे अलग हो गया ये रिलीज हो जाएगा इससे एंजाइम, और ये स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, ये दोबारा से ये अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए रेडी होगा। तो ये आपके सामने एक तरह से एक स्कीम आपको नज़र आती है एंजाइमेटिक रिएक्शंस की। अब हमने मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को समझना है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन याद रखिएगा, इसके लिए आपको क्या देखने हैं, मॉडल्स ऑफ एंजाइम एक्शन। मॉडल्स ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए मॉडल्स। तो इसके लिए याद रखिएगा कि ये मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के लिए हम देखते हैं कि 2 डिफरेंट मॉडल्स हैं, 2 डिफरेंट मॉडल्स हैं, 2 डिफरेंट मॉडल्स हैं। पहला इसमें आ जाता है, इसको हम क्या कहेंगे, ये बेसिकली क्या कहते हैं, लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल। और दूसरा इसमें आ जाएगा इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये 2 मॉडल हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसको हमने 1 बाय 1 करके डिटेल से देखना है। तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करते हैं, लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल को हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको इसकी डिस्कवरी के बारे में पता हो।
एमिल फिशर नामी साइंटिस्ट 1890। तो एमिल फिशर नामी साइंटिस्ट ने 1890 में लॉक एंड की मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके बारे में देखिए कि जो लॉक एंड की मॉडल है, इसमें जो एंजाइम है और उस एंजाइम की एक्टिव साइट के बारे में बताओगे। इसकी जो एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट, ये इसकी बाकायदा डेफिनेट शेप होती है, इसकी डेफिनेट शेप होती है, मखसूस इसकी शेप होती है। और फिर साथ साथ यही एक्टिव साइट क्या होता है, ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है। क्या चीज़, एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, ये क्या होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें जो शेप होती है, शेप ऑफ एक्टिव साइट, एक्टिव साइट की जो शेप है, इसके बारे में आपको मालूम हो, ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री होती है टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट, कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। इसी तरह से आपको मालूम हो कि यही जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट, इसकी शेप के बारे में मज़ीद हम बताएंगे। इसकी शेप के बारे में हमें मालूम हो कि बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन before, during and after the chemical reaction, no change। रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन के बाद एक्टिव साइट, जिसके बारे में आपको पहले बताया गया था कि ये क्या होता है, ये डेफिनेट शेप होती है इसकी और इसका रिजिड स्ट्रक्चर होता है। रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन के बाद भी, यानी केमिकल रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन के बाद भी किसी किस्म की कोई चेंज इसमें नहीं आती। किस में, एक्टिव साइट की शेप में। इसीलिए इसको हम किससे, हम इसको रेफरेंस के तौर पर किससे एक्सप्लेन करते हैं, बेसिकली हम बताते हैं जैसे एक स्पेसिफिक की होती है और ये किसको ओपन करती है, स्पेसिफिक लॉक को ओपन करती है। स्पेसिफिक की जो है ये किसको ओपन करेगी, स्पेसिफिक लॉक को ओपन करती है। इसी तरह से एक स्पेसिफिक क्या होता है, एंजाइम होता है, जो कि क्या करेगा, किस पर जाकर एक्ट करेगा, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे जाके एक्ट करेगा। तो आप गौर कीजिएगा इसमें, जैसे स्पेसिफिक की ओपन करती है किसको, स्पेसिफिक लॉक को, इसी तरह से एक स्पेसिफिक एंजाइम किस पर जाकर एक्ट करता है, सबस्ट्रेट पर, और उसको किस में कन्वर्ट करेगा, इनटू द प्रोडक्ट। तो लिहाजा यहाँ पे की के बारे में आपको पता होना चाहिए कि की यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एंजाइम क्या है, यहाँ पे की है, और लॉक यहाँ पर क्या है, सबस्ट्रेट है। ये भी की पॉइंट है, इसको याद रखना है। इसको मिक्सअप कर देते हैं, लॉक को समटाइम एंजाइम कह दिया जाता है और इसी तरह से की को समटाइम सबस्ट्रेट की कह दिया जाता है। सो ये आपको इसको केयरफुल रहना कि स्पेसिफिक की ओपन द स्पेसिफिक लॉक, सिमिलरली स्पेसिफिक एंजाइम कन्वर्ट अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। तो इस तरह से ये हमें पता चलता है किसके बारे में, लॉक एंड की मॉडल के बारे में पता चलता है। ये इससे भी एक और भी चीज़ का पता चलता है कि किससे, लॉक एंड की मॉडल से हमें एक और अहम चीज़ के बारे में पता चलता है कि इसमें जो एंजाइम्स होते हैं हाईली स्पेसिफिक होते हैं। इसमें एंजाइम्स क्या होंगे, ये हाईली स्पेसिफिक होंगे। हाईली स्पेसिफिक का मतलब वन स्पेसिफिक एंजाइम कन्वर्ट वन स्पेसिफिक सेपरेट इनटू द इट्स प्रोडक्ट, इसको क्या कहेंगे, ये हाईली स्पेसिफिक होंगे एंजाइम। तो इस किस्म के एंजाइम्स को हम दूसरा नाम देते हैं, दिस टाइप ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स। इस किस्म के एंजाइम्स को आप
नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स का नाम दोगे, ये नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं। और फिर ये भी याद रखिएगा कि अक्सर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो लॉक एंड की मॉडल है ये ज़्यादातर एंजाइम्स के लिए यूज़ होगा या कम एंजाइम्स के लिए ये एप्लीकेबल होगा। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि लॉक एंड की मॉडल इज़ एप्लीकेबल फॉर स्मॉल नंबर ऑफ एंजाइम्स। स्मॉल नंबर ऑफ एंजाइम्स के लिए क्या होगा, एप्लीकेबल होगा लॉक एंड की मॉडल। इसमें जब एक एंजाइम जो होता है जब कैटेलाइज करता है सिर्फ एक सबस्ट्रेट को और किसी दूसरे पे एक्ट नहीं करता, तो लिहाजा ये एंजाइम की क्या कहलाएगी, फिर इसको आप एक तो स्पेसिफिसिटी तो है ही है, लेकिन जब एक एंजाइम और कैटेलाइज करेगा सिर्फ एक सबस्ट्रेट को, किसी दूसरे सबस्ट्रेट पर एक्ट नहीं करेगा, तो इसको फिर हम नाम क्या देते हैं, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। ये फिर एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी कहलाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं, यूरिएज क्या है हमारे पास, एक एंजाइम है। ये यूरिएज हमारे पास क्या है, एंजाइम है। अब यूरिएज एंजाइम क्या करेगा, ये यूरिया को प्लस इसके साथ क्या यूज होगा, वाटर, ये यूरिया को कन्वर्ट करेगा इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये क्या है, ये एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी कहलाएगी। और ये स्पेसिफिक एंजाइम की नेचर क्या होगी, ये हाईली स्पेसिफिक होगा। इसको हम एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी की एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर बताते हैं। तो लिहाजा ये क्या था आपके सामने, लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। अब इसमें लास्ट में आप ये लॉक एंड की मॉडल का जो एक स्केच बनता है वो भी आप देख लीजिए कि ये हमने रिप्रेजेंट किया है एंजाइम, और ये इसकी क्या है, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के बारे में हम क्या बता रहे हैं, रिजिड एक्टिव साइट है। इसकी शेप में बिफोर रिएक्शन, ड्यूरिंग रिएक्शन एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा। आप गौर कीजिएगा, ये क्या है आपके पास स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट और ये एंजाइम जब ये मिलेंगे तो क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर उसके बाद आपको मालूम हो कि इसके बाद कैटालिटिक एक्टिविटी होगी और सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट होगा, इनटू द प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स। तो लिहाजा आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये एंजाइम है और ये क्या है, इसकी प्रोडक्ट है। तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में देखिएगा कि एंजाइम यहाँ पे क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा और प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स होगी वो अलग हो जाएंगी। और ये एंजाइम जो होगा रेडी होगा, ये दोबारा से रेडी होगा किसके लिए, ये दोबारा से रेडी होगा कि एक और सबस्ट्रेट के उसी तरह से ये सेम सबस्ट्रेट के साथ जाकर रिएक्ट करे और रीस्टार्ट कर दे रिएक्शंस को। तो इस तरह से ये एक स्केच के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है लॉक एंड की मॉडल की। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट आना है किसकी तरफ, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल, induced fit model. Induced fit model was introduced by Hochland, ये आएगा 1959। ये इंट्रोड्यूस बाय होचलैंड 1959, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। आप देखिए इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या है, इसमें एक्टिव साइट जो है, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है ये क्या होती है, इट इज़ फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होती है। लॉक एंड की मॉडल में क्या था, एक्टिव साइट वाज अ रिजिड स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या ये फ्लेक्सिबल होती है और फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ ये अपने आप को क्या करती है, मॉडिफाई करती है। ये अपने आप को मॉडिफाई करती है, क्या चीज़, एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम अपने आप को मॉडिफाई करती है। किसके मुताबिक, जैसे ही इसके साथ सबस्ट्रेट, जो भी सबस्ट्रेट है, जब भी सबस्ट्रेट इसके साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो लिहाजा
एंजाइम की एक्टिव साइट पे जब आकर सबस्ट्रेट एक्टिव करेगा तो ये एक्टिव साइट की जो शेप होगी वो क्या होगी, चूँकि फ्लेक्सिबल है तो लिहाजा ये क्या हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। किस तरह की शेप हो जाएगी, जो शेप सबस्ट्रेट की होगी वही शेप एक्टिव साइट की हो सकेगी। तो हम कह सकते हैं कि एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इज नॉट a rigid structure, it is flexible and it can be modified. How? When substrate interact with the enzyme, जब ये एंजाइम के साथ आकर सबस्ट्रेट इंटरेक्ट करता है। अब देखिए जैसे ही ये सबस्ट्रेट आके इसके साथ रिएक्ट करेगा तो फिर इंटरेक्शन इसका होगा, तो उसके बाद क्या होगा, कैटालिटिक एक्टिविटी होगी और सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट होगा, इनटू द प्रोडक्ट। और जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगा तो उसके बाद जब उससे प्रोडक्ट अलग हो जाएगी तो फिर एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, वापस किस में आ जाएगी, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड फिट मॉडल का नाम देते हैं। अब इसमें ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है किस चीज़ की, एंजाइम की, ये अलाउ करती है कि मोर देन वन टाइप ऑफ रिलेटेड रिएक्शन जो है हो सके यहाँ पर, यानी एक से ज़्यादा रिलेटेड सबस्ट्रेट आकर अटैच हो एक्टिव साइट पे। तो लिहाजा ये भी याद रखिएगा कि ये फ्लेक्सिबिलिटी एंजाइम की, इसकी वजह से क्या होता है कि जब हम एंजाइम के बारे में बात करते हैं कि एंजाइम जो होते हैं ये हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन होते हैं। लॉक एंड की मॉडल के हिसाब से आप जाते हैं तो एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी की आप बात करते हो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल है एक्टिव साइट, तो लिहाजा हमने क्या बताया इसमें कि इसमें आप देखते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ रिलेटेड सबस्ट्रेट आकर अटैच हो जाते हैं एक्टिव साइट पे। तो लिहाजा एक एंजाइम जो है वो कैरी आउट कर सकता है मोर देन वन टाइप ऑफ रिलेटेड रिएक्शंस, एक से ज़्यादा किस्म के रिलेटेड रिएक्शन जो ये कैरी आउट कर सकता है। तो लिहाजा इसमें अगर हम इसके मॉडल के हिसाब से जाएं तो मॉडल के हिसाब से देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल सिंप्लीफाइड डायग्राम हम यहाँ पे शो करते हैं। ये आप देखिए सिंप्लीफाइड डायग्राम में ये हमने क्या शो किया है, एंजाइम, ये एंजाइम है हमारे पास और ये इसकी क्या है, एक्टिव साइट है। ये इसकी हमने क्या शो की है, एक्टिव साइट शो की है, जो भी हमने शेप इसमें फाइनल कर दी है। अब उसके बाद यहाँ पे हम शो कर रहे हैं सबस्ट्रेट, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये एक्टिव साइट है, जैसे ही सबस्ट्रेट आकर एक्टिव साइट पर आकर अटैच होगा तो उसके रिजल्ट के तौर पर हम क्या देखेंगे कि शेप जो होगी एक्टिव साइट की वो चेंज हो जाएगी। किस तरह की हो जाएगी, जस्ट लाइक दैट ऑफ व्हाट, सबस्ट्रेट। जैसी सबस्ट्रेट की शेप है, ये एंजाइम है आपके पास और फिर यहाँ पे ये क्या है आपके पास, ये सबस्ट्रेट है और ये सबस्ट्रेट यहाँ पर आएगा। आप देख सकते हैं एक्टिव साइट की शेप किसके मुताबिक होगी, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट हो गई। फिर उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद आपको पता है क्या चीज़ एक्टिवेट हो जाता है, कैटालिटिक साइट, और कैटालिटिक साइट क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा किस चीज़ को, ये सबस्ट्रेट को इनटू द प्रोडक्ट। की आपके पास एंजाइम है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो सबस्ट्रेट था अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, इनटू द प्रोडक्ट। ये समझ लीजिए क्या बन गए, प्रोडक्ट। तो इसको आप एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहलाता है, और इसे क्या कहते हैं, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है। एट द एंड क्या होता है, एट द एंड हम देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट इससे अलग हो जाती है और एंजाइम इससे अलग हो जाएगा। अब जैसे ही एंजाइम इससे अलग होगा तो ये देख सकते हैं कि ये जो शेप है एक्टिव साइट की बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी जब ये सबस्ट्रेट से एक्शन के पहले थी, यानी इसके साथ एक्ट होने से पहले थी, वही शेप इसकी बन जाएगी। और फिर साथ इसकी जो ये प्रोडक्ट्स होंगी वो भी क्या होंगी, अलग हो जाएगी। ये आपके पास क्या आ गई, ये इसकी प्रोडक्ट्स आ गई, वट एवर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स आते हैं। ये आपके पास एंजाइम है और एंजाइम ने रीगेन कर लिया अपनी प्रीवियस शेप दोबारा से, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड फिट मॉडल का नाम देते हैं। ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहलाता है। तो याद रखिएगा आगे चलकर हमने डिस्कस करने इनहिबिटर्स को भी डिस्कस करेंगे, एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं। जिससे पहले हमने जो डिस्कस किया था लॉक एंड की मॉडल डिस्कस किया था। लॉक एंड की मॉडल में जब आप इनहिबिटर्स की बात करेंगे तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सा इनहिबिटर इस पर अप्लाई होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर या फिर नॉन कॉम्पिटिटिव। याद रखिएगा
लॉक एंड की मॉडल जो हमने पहले डिस्कस किया था, उस पर कौन सा इनिबिटर अप्लाई होगा? कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, यानी वो इनिबिटर जिसकी शेप किससे मैच करती है? एक्चुअल सबस्ट्रेट के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। तो उस पर क्योंकि एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर होता है, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होती नहीं है, तो लिहाजा लॉक एंड की मॉडल के लिए होगा कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। जबकि इंड्यूस फिट मॉडल के लिए आप खुद जज कीजिए कौन सा इनिबिटर होगा? नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होगा। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर क्यों होगा? क्योंकि ये जो एंजाइम्स होते हैं इसमें ख़ास तौर पर एक तो इसको हम क्या कहते हैं? रेगुलेटरी एंजाइम्स, ये रेगुलेटरी एंजाइम्स कहलाते हैं, और साथ साथ इन्हें हम क्या कहते हैं? एलोस्टेरिक एंजाइम्स का नाम दे देते हैं। इनको आप एलोस्टेरिक एंजाइम्स का नाम भी देते हैं। इसमें होता ही है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एंजाइम है, ये इस तरह से इसकी हमने ये शेप शो की है इस तरह से। अब यहाँ पे ये स्पेसिफिक साइट हमने शो की है, ये इसकी क्या है? बेसिकली एलोस्टेरिक साइट है। इसको आप एलोस्टेरिक साइट का नाम देते हैं। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इस वजह से हम कह रहे हैं कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर जो होते हैं वो एक्चुअल सबस्ट्रेट के साथ असल में compete नहीं करते, बल्कि वो इस एलोस्टेरिक साइट जो होती है यहाँ पे जब आकर ये इनिबिटर अटैच होता है, फॉर एग्जांपल ये आके इनिबिटर यहाँ पर अटैच हो गया, तो उसके अटैचमेंट के रिजल्ट के तौर पर शेप जो होती है एक्टिव साइट की चेंज अकॉर्डिंग द शेप ऑफ व्हाट? एक्चुअल सबस्ट्रेट। तो इसलिए ऐसे एंजाइम्स को आप एलोस्टेरिक एंजाइम्स का नाम देते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर इस पर अप्लाई होता है, और ये रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं। जबकि लॉक एंड की मॉडल में हमने बताया था वो क्या होते हैं? नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं, और फिर साथ साथ उस पर कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का जो इस तरह से आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब इसके साथ साथ अगर हम इसमें एग्जांपल कोड करना चाहें तो हम इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि पहले हमने बताया कि ये सिर्फ एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये क्या करेंगे? रिलेटेड रिएक्शन, यानी रिलेटेड सबस्ट्रेट के साथ ये को क्या कैटालिटिक एक्टिविटी उनकी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल इसमें पढ़ चुके हैं, उसको हम यहाँ पे एक तरह से रिपीट करने जा रहे हैं। यानी आपने इनडायरेक्टली पढ़ा है, अब रेफरेंस किसका होगा? ये आपके सामने ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल का रेफरेंस होगा। तो इसमें एंजाइम कौन सा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है। इसके बारे में आप जानते हैं कि ये एक से ज़्यादा, यानी आप कह सकते हैं इसकी एक्टिविटीज़ होती हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज की। पहला रेफरेंस हम देते हैं, जैसे HB क्या होता है आपके पास? हीमोग्लोबिन है। इसके साथ ये और मॉलिक्यूल किस चीज़ के होते हैं? ऑक्सीजन के। ये इसके साथ रिएक्शन होता है। एंजाइम कौन सा यहाँ पर? यही कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है। तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन HB4O2। ये हमारे पास क्या आएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। अब आप देखिए ये तो एक रिएक्शन के लिए आप देख सकते हैं, ये इसकी क्या है? ये रिएक्टेंट यानी सबस्ट्रेट है, उनके लिए ये एंजाइम काम कर रहा है। इसी तरह इसकी एक्टिव साइट जो होती है ये इसके लिए आप देखिए, और भी इसके लिए क्या है? सबस्ट्रेट है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर इसको साथ क्या है हमारे पास? वाटर है। ये रिएक्शन आप शो करें ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, इसको आप पढ़ते हो। एंजाइम कौन सा है? वही कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है। और इसे जो प्रोडक्ट बनेगी आपको मालूम है क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनेगा। ये आपके पास क्या है? कार्बोनिक एसिड है। अब इसी तरह से यही कार्बोनिक एसिड जो होगा H2CO3, ये फिर आगे जाकर ये वही एंजाइम कौन सा इसमें यूज़ हो रहा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये इसको आयनाइज करेगा, H+ आयन, और प्लस क्या है? बाइकार्बोनेट आयंस में इसको ये कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक ही एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, लेकिन इसके सबस्ट्रेट क्या है? डिफरेंट सबस्ट्रेट है। रिलेटेड सबस्ट्रेट पर ये जाकर काम करता है। तो लिहाजा इसलिए ये स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम आपको यहाँ पे नज़र नहीं आती। तो लिहाजा ये जो एंजाइम है, ये जो मॉडल है, आप कैसे थॉरोली एक्सेप्टेड मॉडल कहलाएगा? इसको हम क्या कहेंगे? थॉरोली एक्सेप्टेड मॉडल। और ज़्यादातर एंजाइम्स के लिए, ज़्यादातर सबस्ट्रेट के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होते हैं? वो यही एंजाइम जो होते हैं। और लिमिटेड सबस्ट्रेट्स के लिए क्या यूज़ होगा? लॉक एंड की मॉडल यूज़ होगा। तो ये आपने क्या देखा? मैकेनिज्म ऑफ
एंजाइम एक्शन।